हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हैप्टिक स्टडी चैनल पर। मैं आपको क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति करा रहा था, जिसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट को देख लीजिएगा। आज मैं आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम आज देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश तक हमने पढ़ लिया था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, दिखा रखी हैं। ठीक है, इसमें एक अक्षांश है और एक देशांतर। तो हम जानते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। इनको मैप में या ग्लोब में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सार्वत्रिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसे मैं हटा देता हूँ, लाइनें जो हैं ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये रहा उत्तर से दक्षिण की ओर ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से होती हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह पर आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतीय यमोमीटर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इन रेखाओं को हम देशांतरीय कहते हैं। ये अर्धवृत्त और जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आप विज्ञान में भी ये सीखा होगा कि अपनी पृथ्वी पर धुरी पर घूमती है। हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। और इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि ये सूरज है और पृथ्वी को प्रकाशित करिए। जैसे एक टेबल लैंप है, उसको क्या करें, ग्लोब से दूर रखें तो उसे क्या समझें कि वो सूरज है, और एकदम हम उस पर क्या करें, अपने ग्लोब पे उसकी रोशनी करें। तो ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख पाएंगे कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है। मतलब कि कुछ जगहों पे क्या है, जिस जगह पे सूरज की रोशनी पड़ रही है उस जगह पे क्या होगा, प्रातःकाल होगा, और अन्य स्थानों पर मध्याह्न होगा यानी कि शाम, और कुछ जगहों पे रात होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन जगहों पे सूरज की रोशनी जाती है तो वो प्रातःकाल होता है, वहाँ पे दिन होता है। और जिन जगह पे सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है वहाँ पे क्या होती है बच्चों, रात होती है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश में मध्याह्न भोजन यानी कि जो दोपहर का खाना होता है उसका समय होता है। और किसी तीसरे देश में उसी समय पे लोग क्या करेंगे, रात का गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो इसी कारण एक स्थान से देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को नापते हैं। कि देशांतर रेखा से हम क्या करते हैं, एक देश के समय को दूसरे देश से कंपेयर करके मेजर करते हैं। अब देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यमोमीटर है जो पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, आपके दिखाएंगे अभी हम। कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यमोमीटर भी कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये रहा पेज नंबर 14 पे जो आप ये देख पा रहे हैं, जब मैंने आपको दिखाया है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के क्षेत्रीय ग्रीनिच से गुजरने वाली यमोमीटर प्रमुख यमोमीटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी और इसे 0 देशांतर रूप में अंकित किया जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर दिखाया गया होगा। देखिए रहा, यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यमोमीटर से दूरी का एक माप हो।
देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है और पश्चिम हो या पूर्व इसका मान 0 से 180 तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पा शब्द का यूज़ करते हैं और पूर्व के लिए पू शब्द का यूज़ करते हैं। उदाहरण जैसे पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क के देशांतर 74 डिग्री पा यानी कि पश्चिम और जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व यानी कि पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पू है। अब देखो कुछ ध्यान रखने वाली बात इसमें लिखी हुई है कि जैसे कि आप देशांतर के एम्यूलेटर को ग्लोब पर देख सकते हैं 180 पा और 180 पू एक ही देशांतर हैं, इसलिए देशांतर को पा या पू ना लिखकर 180 भी लिख सकते हैं। अब अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अब जैसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये दो क्या है, निर्देशांक हो गए और इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। इजीली हम क्या कहें, पता लगा सकते हैं। इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री ऊ अक्षांश और 77 डिग्री पू देशांतर पर स्थित है तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं हम इजीली। यद्यपि ये डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है, ये ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। जो प्रश्न पेज नंबर 14 पर अभी मैंने आपको दिखाया था चित्र, उसमें नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के एम्यूलेटर को दर्शाती हैं। देखिए आप नीली रेखाएं जो दिखा रही मैंने अभी बताई आपको, ये देखिए नीली रेखाएं, ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर रेखा को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बना देती हैं। देखिए जैसे एक ये है, इस तरह से जो बनता है ये रेखाएं, ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक ग्रिड बन जाता है जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मिला के क्या बनाती है बच्चों, ग्रिड बनाती है। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे हैं एक चित्र है, ये चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख एम्यूलेटर की पृथ्वी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। देखिए ये रहा, ये भूमध्य रेखा, ये ग्रीनविच एम्यूलेटर है, ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध है और इधर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध। इसे घुमा दिया गया है, देखिए पश्चिमी, ये पूर्वी, और इसके अगर ऊपर वाला क्या आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाले को हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। आपको एक ग्लोब में ये ध्यान देना है बच्चों, है ना। एक बार और मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो बीच में जो ये रेखा होती है ग्लोब के अंदर, ये भूमध्य रेखा होती है, और जो ये रेखा है ये क्या है, ग्रीनविच एम्यूलेटर है। इसको अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और इस वाले पार्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। इसके जस्ट अगर हम यहाँ से पार्टीशन करें तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, ये एक मैप है, ठीक है। उज्जैनी प्रमुख एम्यूलेटर का प्राचीन खगोलीय विद्या में उपयोग किया जाता है। व्रत से अंकित किए गए नगरों को खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है जो इस एम्यूलेटर पर है, और इन नगरों के आधुनिक नाम उनके प्राचीन नामों के साथ दिए रखे हैं। देखिए जैसे चेन्नई है, यहाँ पे ये बेंगलोर है, ये कुमारी है, सब कुमारी बोलते हैं लेकिन अब क्या है, इसे कन्याकुमारी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए ये इस तरह से जो सिंबल बने हुए हैं ये क्या है, प्राचीन नाम है, और ये जो है ये आधुनिक नाम है। ये क्या है, मुंबई है, ठीक है, ये उज्जैनी है, उज्जैन बोलते हैं जिसे, ये महिष्मती महेश्वर है, ये कोलकाता है, ठीक है, ये मलवंगरा नगर है, ये रोहतक है, ये दिल्ली है, और ये कुरुक्षेत्र। ठीक है, आपकी लोकेशन आपको ये पता होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित ये मानचित्र अक्षांश और देशांतर के एम्यूलेटर के कुछ समांतरों के साथ दर्शा रखा है। देखिए ये दिखाई, ये आपको दिखाई दे रही होगी डॉटेड लाइन, ठीक है, हिडन लाइन जिसे बोलते हैं हम। तो ये क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में ये मैप को दिखाया हुआ है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 33 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है, ठीक है, और देशांतर में लगभग 68 पूर्व से 97 पूर्व तक फैला हुआ है। 2 रंगों में इसे दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये रहा,
यहाँ से ये रहा देखिए 70 और यहाँ से ये 30। और अगर आप इसको देखें यहाँ से देखिए 8 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश, देखिए 8 डिग्री, ये क्या लगभग 8 डिग्री है अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री से कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए यहाँ जाएंगे 30 के ऊपर, ये जो यहाँ तक है ये क्या लगभग कितना है 37 डिग्री अक्षांश तक ये फैला हुआ है भारत। इसके बाद 68 पूरब से, ठीक है, यहाँ पर क्या है 70 है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे तो लगभग कितना होगा 68 आएगा। ये 68 पूरब से लेके ये कहाँ तक फैला हुआ है 90 के बाद ये यहाँ तक आएगा, जैसे आपका ये 90 यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है 97 तक फैला हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये मैप की लोकेशन को, भारत के मैप की लोकेशन। इसके बाद टाइम जोन को समझना, जो टाइम जोन होते हैं उसको हम कैसे समझते हैं, तो इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है, मैप की लोकेशन बताई है भारत की कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है और इसको कैसे समझते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जो चैप्टर्स की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।